A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel once again. I am speaking Avinash Srivastava from Murtika classes. Today I am going to discuss about part 21 English grammar and composition by Rain and Martin. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें. लेट्स गेट स्टार्टेड. Demonstrative, indefinite and distributive pronouns. डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेतवाचक सर्वनाम. तो इसे देखें. कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल. तो दिस यहाँ पे क्या है, ये संकेत कर रहा है. तो संकेतवाचक सर्वनाम यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव. तो दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल. यह मेरे अंकल की तरफ से एक प्रेजेंट है, उपहार है, भेंट है. These are merely excuses. ये तो महज बहाने हैं. एक्सक्यूज़ मीन्स होता है बहाना, merely मीन्स होता है only, केवल. तो ये तो केवल बहाने हैं. तो these आपका ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. आगे देखते हैं. Both cars are good, but this is better than that. दोनों कार अच्छी हैं, बट दिस इज़ बेटर दैन दैट. लेकिन यह उससे अच्छा है, उससे बढ़िया है. मुंबई मैंगोज़ आर बेटर दैन दोज ऑफ बेंगलोर. तो यहाँ पे देखें, यानी मुंबई मैंगोज़ आर बेटर, मुंबई के आम जो वो अच्छे हैं किसकी अपेक्षा, देन दोज ऑफ बेंगलोर, यानी बेंगलोर के आम की अपेक्षा. तो यहाँ पे एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ये आपको दे देगा मुंबई मैंगोज़ आर बेटर दैन बेंगलोर. तो दैन के बाद दोज ऑफ को उसमें हटा दिया जाता है. तो आप ये जान लें कि जब यहाँ पे जो नाउन है अगर सिंगुलर है तब आप यहाँ पे दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, दैट ऑफ. और अगर यहाँ प्लूरल है तो आप यहाँ पे दोज ऑफ का यूज़ करेंगे. तो इसका क्या हो जाएगा, मुंबई मैंगोज़ आर बेटर दैन दोज ऑफ बेंगलोर. तो एग्ज़ाम में दोज ऑफ को हटा दिया जाता है जो कि गलत होगा. तो आप यहाँ पे दोज ऑफ का यूज़ करेंगे. ओके. तो मुंबई मैंगोज़ आर बेटर दैन दोज ऑफ बेंगलोर. मेक हेस्ट, दैट्स अ गुड बॉय. मेक हेस्ट मीन्स जल्दी करो, दैट इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. हियर दैट वन हु मेक्स हेस्ट. देयर इज़ नो पीरियड इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ द गुप्ताज. तो यहाँ पे देयर इज़ नो पीरियड इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन इंडियन हिस्ट्री इतिहास में कोई भी ऐसा पीरियड नहीं है, सो ग्लोरियस, उतना शानदार पीरियड नहीं है, एज दैट ऑफ द गुप्ताज, जितना कि गुप्त का पीरियड था. ओके. तो यहाँ पे पीरियड का जो यूज़ किया गया है वो सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे दैट ऑफ का यूज़ किया जाएगा. यहाँ पे लिखा गया है डोंट राइट एज द गुप्ताज, यानी एग्ज़ाम में दैट ऑफ को हटा दिया जाएगा. तो आपको दैट ऑफ का यूज़ यहाँ पे करना है. ओके. आगे देखते हैं. माई व्यूज़ आर क्वाइट इन अकॉर्डेंस विद दोज ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी मेरे विचार विश्वविद्यालय आयोग के बिल्कुल अनुरूप है. अकॉर्डेंस विद यानी के अनुरूप होना,
और अकॉर्डेंस के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखें। तो माई व्यूज़ आर क्वाइट इन अकॉर्डेंस विद दोज ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी मेरे विचार विश्वविद्यालय आयोग के बिल्कुल अनुरूप है। तो माई व्यूज़ यहाँ पे आपका प्लूरल है, सो वी यूज़ दोज ऑफ, यहाँ पे हम दोज ऑफ का यूज़ करेंगे, दैट ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, आई मे हैव ऑफेंडेड बट सच वाज नॉट माई इंटेंशन, यानी हो सकता है कि मुझे बुरा लगा हो लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं था। इट मे हैव ऑफेंडेड, ऑफेंड मीन्स बुरा लगना, बट सच वाज नॉट माई इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। तो हो सकता है कि मुझे बुरा लगा हो लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं था। यहाँ पे आगे देखें, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एंड एज सच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग दे ऑनर्ड हिम, यानी वह राजा का प्रतिनिधि था और इस तरह वे उसका सम्मान करते थे। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, वह राजा का प्रतिनिधि था, एंड एज सच, तो एज सच ये द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, ये किंग को रिप्रेजेंटेटिव करता है। दे ऑनर्ड हिम, और इस तरह वे उसका सम्मान करते हैं। तो एज सच का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। द स्ट्रेंजर इज़ वेलकम्ड एज सच, यानी अजनबी का सम्मान इस तरह किया जाता है। द स्ट्रेंजर इज़ वेलकम्ड एज सच मीन्स इस तरह, तो अजनबी का सम्मान इस तरह किया जाता है। यहाँ पे देखें तो एज सच ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट इज़ द रेड फोर्ट, यहाँ पे देखिए दैट इज़ द रेड फोर्ट, यानी वह एक रेड फोर्ट है, लाल किला है। इट विल बी नोटिस्ड दैट द प्रोनाउंस इन इटैलिक्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर, यानी कि ये आपका जो प्रोनाउन है इन इटैलिक्स जो तिरछे में लिखा गया है, आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, उसको संकेत करता है, द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर, जिसको ये रेफर करता है उसको ये संकेत करता है। एंड आर देयर फॉर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इस तरीके से इसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लैटिन डिमॉन्स्ट्रेट, टू शो क्लियरली, यानी जो स्पष्ट रूप से वो दिखाता है। आगे देखिए, दिस, दैट, एट्सेट्रा आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स, जब ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं तब ये क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे आप देखें इसे, दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। तो दिस बुक, अब यहाँ पे दिस दैट ये क्या हो जाएंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस बुक इज़ माइन, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और अगर हम कहें दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। ओके, तो दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे दिस क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, यानी
दिस और दैट के साथ अगर नाउन का यूज़ किया जाता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे लिखा गया दिस दैट एट्सेट्रा आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स। जब ये नाउन के साथ, जैसे दिस बुक, यहाँ पे दिस बुक, दिस पेन, ये क्या है, नाउन के साथ यूज़ किया गया है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर दिस इज़ माई बुक, ओके, इसे आपको बताया दिस इज़ माई बुक, तो दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अगर इसके साथ नाउन का यूज़ नहीं किया गया है तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और अगर नाउन के साथ इसका यूज़ किया गया है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है दैट पेन इज़ योर्स, वह कलम तुम्हारी है। ओके, तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी दैट पेन, दैट के साथ यहाँ पे नाउन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर हम कहें दैट इज़ योर पेन, दैट इज़ योर पेन, वह आपकी कलम है, तो दैट यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ओके, दैट के साथ यहाँ पे अब नाउन नहीं जुड़ा हुआ है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और इसके साथ अगर नाउन रहता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। तो अब आप इसको कह सकते हैं दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। तो आप यहाँ पे देखिए माइन का यूज़ आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। जब ये किताबें मेरी हैं, ओके, तो मेरी के लिए हम यहाँ पे माइन का यूज़ करेंगे, और ये मेरी किताबें हैं तो आप मेरी के लिए यहाँ पे माई का यूज़ करेंगे। यानी माई के साथ जब यहाँ पे नाउन जुड़ा हुआ है तब आप माई का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखिए माइन के साथ नाउन नहीं जुड़ा हुआ है तब आप यहाँ पे माइन का यूज़ करेंगे। जैसे आपको बताया गया आई, माई या माइन और मी, यानी आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है, और ये माई और माइन पॉजेसिव है, और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो दिस इज़ माई पेन और दिस पेन इज़ माइन, दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है और यह कलम मेरी है, तो दिस पेन इज़ माइन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखें दोज बुक्स आर योर्स, दोज पेन्स आर योर्स, वे कलम तुम्हारी हैं। तो दोज पेन्स यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर हम कहें दोज आर योर पेन्स, दोज आर योर पेन्स, वे तुम्हारी कलम है, तो अब दोज यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और दोज पेन्स अगर हम कहेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, व्हाट वाज दो दैट नॉइज़, वे आवाज़ कैसी हैं। तो दैट नॉइज़ अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि दैट के बाद यहाँ पे नाउन का यूज़ किया गया है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यानी वह शोर क्या था, व्हाट वाज दैट नॉइज़, वह शोर क्या था।
नेक्स्ट है दिस हॉर्स इज़ बेटर दैन दैट हॉर्स, यह घोड़ा उस घोड़े से बढ़िया है, बेटर है। तो यहाँ पे दिस हॉर्स यानी दिस के बाद यहाँ पे नाउन का यूज़ किया गया है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ऑल सच पीपल आर टू बी अवॉइडेड, यानी ऐसे सभी लोगों से बचना चाहिए। ऑल सच पीपल आर टू बी अवॉइडेड, अवॉइड मीन्स होता है बचना, दूर रहना, तो ऐसे सभी लोगों से बचना चाहिए। दिस रेफर्स टू व्हाट इज़ क्लोज एट हैंड, यानी दिस का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे जो नियर हो आपके, क्लोज एट हैंड यानी पास हो, एंड नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन ऑफ द स्पीकर, यानी जो व्यक्ति जो बोल रहा है उसके ये पास में हो तो आप जिसका यूज़ करते हैं। एंड दैट रेफर्स टू व्हाट इज़ ओवर देयर, और दैट का यूज़ ओवर देयर यानी जो आपसे दूर है, तो वहाँ पे आप दैट का यूज़ करते हैं। ओके। एंड फार्दर अवे आर मोर रिमोट, फार्दर अवे यानी कि दूर हो, और मोर रिमोट यानी रिमोट मीन्स भी होता है दूर, तो ओवर देयर, फार्दर अवे एंड मोर रिमोट, यानी दूर अगर है कोई वस्तु तो दैट का यूज़, और पास में है तो दिस का यूज़। और ये सिंगुलर के लिए होता है, दिस दैट। ओके। और दिस दोज जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है। दिस नियरनेस के लिए होता है, नियरेस्ट के लिए, और दोज दूर के लिए होता है, फार के लिए होता है। और ये प्लूरल होता है, दीज प्लूरल होता है, और दिस जो होता है वो सिंगुलर होता है। ओके। दिस और दीज नियरनेस के लिए, पास के लिए होता है, और दैट और दोज दूर के लिए होता है। आगे देखें, दिस इज़ बेटर दैन दैट, यानी यह उससे अच्छा है। 139 देखते हैं, दैट विद इट्स प्लूरल दोज, ओके, इज़ यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ प्रोसीडिंग नाउन। तो यहाँ पे देखिए, यानी दैट जो होता है वो इसका प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, और दैट सिंगुलर होता है, आपको बताया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन में ये पूछा जाता है। आप यहाँ देखिए, समझें। द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे। तो क्लाइमेट, बेलगाम का जो क्लाइमेट जलवायु है, इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे, पुणे की तरह है। तो दैट ऑफ यहाँ पे क्लाइमेट आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप दैट ऑफ का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में कैसे देता है प्रश्न, द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज़ लाइक पुणे, दैट ऑफ को हटा दिया जाएगा, इज़ लाइक पुणे कर देगा। ठीक है, तो आप इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे करेंगे। दैट ऑफ या दोज ऑफ कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे सिंगुलर रहेगा तो आप दैट ऑफ का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल है तो दोज ऑफ का यूज़ करेंगे। ओके। तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी, इस शहर की गलियाँ, आर वर्स यानी बुरी हैं, दैन दोज ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद की गलियों के अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रीट्स यानी गलियाँ प्लूरल है, तो आप यहाँ पे दोज ऑफ का यूज़ करेंगे, और अगर यही सिंगुलर होता तो दैट ऑफ का यूज़ करते। तो एग्ज़ाम में दोज ऑफ को हटा दिया जाएगा। एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आता है, द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स दैन अहमदाबाद, डायरेक्ट अहमदाबाद लिख देगा और दोज ऑफ को गायब कर देगा। ओके। तो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप दैट ऑफ का यूज़ करेंगे, और प्लूरल है तो दोज ऑफ का यूज़ किया जाएगा। आवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड दैन दोज ऑफ एनिमीज,
हमारे सैनिक दुश्मनों की तुलना में बेहतर प्रशिक्षित किए गए थे। आवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड, यानी प्रशिक्षित करना। हमारे सैनिक दुश्मनों की तुलना में बेहतर प्रशिक्षित किए गए थे। वर बेटर ड्रिल दैन दोज ऑफ एनमीज। ओके, यानी शत्रुओं की तुलना में, दुश्मनों की तुलना में वो बेहतर प्रशिक्षित किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए सोल्जर्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे दोज ऑफ का यूज़ किया जाएगा। इससे प्रश्न कंपटीशन में अवश्य पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखें, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर दैन दोज ऑफ यूरोप। तो दोज ऑफ को यहाँ पे ध्यान में रखें, द रिवर्स यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हम दोज ऑफ का यूज़ करेंगे। यानी अमेरिका की नदियाँ, द रिवर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की नदियाँ आर लार्जर दैन दोज ऑफ यूरोप, यूरोप की नदियों से वो लंबी हैं। और अगर आप दोज ऑफ का यूज़ नहीं करते तो उसका अर्थ क्या होगा कि अमेरिका की नदियाँ यूरोप से लंबी हैं। तो यूरोप से लंबी नहीं है बल्कि यूरोप के नदियों से लंबी हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप दोज ऑफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे प्लूरल है तो आप दोज ऑफ का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हेन टू थिंग्स which have been already mentioned are referred to this, refer to the thing last mentioned that to the thing first mentioned as। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि when two things which have been already mentioned, जब दो वस्तुएं पहले ही मेंशन की जा चुकी हैं, are referred to this से, तो refers to the thing last moment that द थिंग फर्स्ट मैंसन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखें तो इससे समझ जाएंगे। वर्च्यू एंड वाइस, थोड़ा सा लाइट आया है, तो वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस। यानी वर्च्यू यानी गुण और वाइस यानी दोष, यानी गुण और दोष ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस, आपके चॉइस के अनुसार ये स्वयं ये ऑफर होते हैं। दिस यानी अब यहाँ पे दिस का यूज़ किया गया है किसके लिए, जो नियरनेस आपके पास में है, तो वाइस के लिए आप यहाँ पे दिस का यूज़ किया गया है। ओके, दिस लीड्स टू मिजरी, यहाँ पे देखें, दिस लीड्स टू मिजरी, मिजरी यानी कष्ट, परेशानी, यानी जो वाइस है ये कष्ट परेशानी लाती है, बुराई यानी अवगुण, और दैट टू हैप्पीनेस, यानी जो गुण दैट, अब दैट किसके लिए आया है, यहाँ पे वर्च्यू के लिए इसका यूज़ किया गया है। यानी जो वर्च्यू है, हाँ, दैट टू हैप्पीनेस, वर्च्यू यानी जो गुण है ये हैप्पीनेस प्रसन्नता लाती है, और जो वाइस है दोष है बुराई है, ये क्या करता है, ये मिजरी, ये कष्ट लाता है। तो यहाँ पे दिस और दैट को ये बताया गया है कि जो यहाँ पे इसके नियरनेस है, जो पास में है, तो दिस, यहाँ पे जो दिस यूज़ किया गया है ये वाइस के लिए यूज़ किया गया है, और दैट जो यूज़ किया गया है वो वर्च्यू के लिए। ओके, तो जो भी ये नाउन यहाँ पास में रहेगा तो उसके लिए आप दिस का यूज़ करेंगे, और जो दूर को बताया जा रहा है यहाँ पे दैट का यूज़ किया जाएगा। अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजरियस यानी हानिकारक, दिस परहैप्स लेस दैन दैट, यानी अल्कोहल यानी शराब, एंड टोबैको यानी तंबाकू, आर बोथ इंजरियस, दोनों ये हानिकारक हैं, दिस परहैप्स लेस दैन दैट। अब यहाँ पे दिस किसके लिए आया है, दिस परहैप्स यानी यह शायद, लेस दैन दैट यानी ये कम नुकसान
नुकसानदायक है, कौन नुकसानदायक है? दिस यानी टोबैको, देन दैट, अब दैट किसके लिए आया है? अल्कोहल के लिए आया है, यानी शराब के लिए, यानी यह इसकी अपेक्षा ये कम नुकसानदायक है। ओके, तो दिस जो है ये टोबैको के लिए आया है और दैट अल्कोहल के लिए यूज़ किया गया है। आगे देखें, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चय, अनिश्चित जो हो, जो निश्चित न हो, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, तो इसे देखें, यानी इसमें क्या क्या होता है? वन, नन, ऑल, सम, समबडी, नोबडी, फ्यू, मैनी, एनीबडी। तो ये क्या है? अनिश्चित है, यानी वो निश्चित नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे देखें, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। तो वन मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, हार्डली मतलब मुश्किल से, नोज जानता है, व्हाट टू डू यानी शायद ही कोई जानता हो कि क्या करना है। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, शायद ही कोई जानता हो कि क्या करना है। तो वन, यहाँ पे जो वन है ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन। ओके, यानी वन मतलब देखिए एक होता है, वन मतलब, अब यहाँ पे जो वन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कोई। ओके, कोई, तो कोई व्यक्ति, यानी ये अब निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट हो गया, अनिश्चित हो गया। तो यहाँ पे वन जो है ये डेफिनिट नहीं है, यानी अनिश्चय, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। दूसरा देखें, वन डज नॉट लाइक टू से सो बट इट इज़ ओनली टू ट्रू, यानी ऐसा कहना किसी को पसंद नहीं है लेकिन यह बहुत ही सच है। वन डज नॉट लाइक टू से सो, यानी ऐसा कहना किसी को पसंद नहीं है, बट इट इज़ ओनली टू ट्रू, लेकिन यह बहुत ही सच है। तो यहाँ पे वन का यूज़, वन यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आगे देखें, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस नॉट हिज गुड नेम, यानी कोई अपने अच्छे नाम को लेकर ज़्यादा सावधान नहीं हो सकता। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, यानी कोई अपने अच्छे नाम को लेकर ज़्यादा सावधान नहीं हो सकता। एग्ज़ाम में क्या देता है, ये जो यहाँ पे वंस लिखा गया है, यहाँ पे हिज कर दिया जाएगा, यानी वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ हिज गुड नेम दे देगा, हिज गुड नेम। आप ये यहाँ पे ये जानिए कि जब सब्जेक्ट वन रहेगा तो अपना के लिए वंस का यूज़ किया जाता है। वन, जब सब्जेक्ट वन होगा तो अपना के लिए आप वंस का यूज़ करते हैं, और जब सब्जेक्ट ही होता है तो अपना के लिए आप हिज का यूज़ करते हैं। ओके, तो और जब सब्जेक्ट सी होता है तो अपना के लिए हर का यूज़ करते हैं, और जब कोई लड़का है जैसे मोहन सोहन है तो अपना के लिए हिज होगा, सुनीता बबीता है तो अपना के लिए हर होगा, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट, दे है या गर्ल्स है, बॉयज़ है, तो अपना के लिए दियर का यूज़ किया जाता है, THEIR। ओके, और अगर सब्जेक्ट इट है तो अपना के लिए इट्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप इसे ध्यान में रखें, जब सब्जेक्ट के रूप में वन का यूज़ यहाँ पे किया गया हो तो अपना के लिए आप वंस का यूज़ करेंगे।
वन मस्ट, नेक्स्ट देखिए, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। बोस्ट ऑफ मीन्स होता है डींग हाँकना, यानी अपने आप अपनी बड़ाई करना। तो वंस सक्सेस यानी किसी को अपनी सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए। तो वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, यानी किसी को अपनी सफलता का जो डींग नहीं हाँकना चाहिए, यानी उसको घमंड नहीं करना चाहिए। तो बोस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, बोस्ट ऑफ, इसे भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है वन मस्ट नॉट प्रेज वंस सेल्फ। अब वन सब्जेक्ट है तो वंस आपका अपना के लिए वंस हो जाएगा। हाँ, यानी कि वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी को स्वयं अपनी आप प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। तो उनकी कोई भी कविता प्रसिद्ध नहीं है। तो नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। तो यहाँ पे देखें, नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, यानी मूर्खों के अलावा किसी ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। नन, नन बट मीन्स होता है वनली, वनली यानी केवल। तो वनली, हाँ, यहाँ पे नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, यानी मूर्खों के अलावा किसी ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए, नन इज ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ नॉट वन, yet it is commonly used with plural verbs। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दें कि नन का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंस। तो इसका यूज़ सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी किया जाता है। तो आगे देखें, दे पीपल इन जनरल दे से ही हैज़ लॉस्ट हैवली, यानी उनका कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ। दे से, अब दे यहाँ पे पीपल इन जनरल यानी सामान्य रूप से कहा जा रहा है, वे कहते हैं, यानी अब ये निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है कि दे से ही हैज़ लॉस्ट हैवली, यानी वे कहते हैं, उनका कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ। ऑल वर ड्राउंड, यानी कि सब डूब गए, ऑल वर ड्राउंड। अब यहाँ पे ऑल यानी सभी के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे वर का यूज़ किया जाएगा, ऑल वर ड्राउंड यानी सभी डूब गए। सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ महान पैदा होते हैं, तो सम के साथ यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है, यानी कुछ। अब ये अनिश्चित है कि कोई निश्चित तो कहा नहीं जा रहा है कि ये व्यक्ति महान है, तो कुछ महान पैदा होते हैं। तो अब यहाँ पे ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ऑल, सम, ओके। सम से ही इज़ ए शार्पर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि वह तेज है, शार्पर यानी तेज, कुछ लोग कहते हैं। सम से, अब ये निश्चित नहीं है, ओके। तो सम से ही इज़ ए शार्पर, कुछ लोग कहते हैं कि वह तेज है। नेक्स्ट देखें, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो somebody यहाँ पे अब निश्चित है नहीं कौन चुराया है, तो somebody क्या है, ये indefinite pronoun है। nobody was there to rescue the child, rescue मतलब बचाना, यानी बच्चे को बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। nobody was there to rescue the child, बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। few escaped unhurt,
escape यानी बचे, unhurt यानी बिना चोट के, यानी कुछ बाल बचे, few escaped unhurt। few यानी कि अब यहाँ पे इक्वल टू नथिंग यानी बहुत ही कम संख्या में लोग बचे, यानी कुछ बाल बचे। Many of them were गोरखास, यानी उनमें से कई गोरखा थे। ये गोरखा ये जनजातियाँ हैं गोरखा। तो many of them were गोरखास, उनमें से कुछ यानी उनमें से कई गोरखा थे। नेक्स्ट देखें, We did not see any of them again, यानी हमने उनमें से कोई भी फिर से नहीं देखा। We did not see any of them again, ओके, यानी हमने उनमें से कोई भी फिर से नहीं देखा। One or other of us will be there, one or other of us will be there, यानी हम में से कोई एक वहाँ होगा। One or other of us will be there, यानी हम में से कोई एक वहाँ होगा। Do good to others, यानी दूसरों का भला करें। Do good to others, दूसरों का अच्छा करें, दूसरों का भला करें। Do good to others। Did you ask anybody to come? क्या आपने किसी को आने के लिए कहा? Did you ask anybody to come? अब anybody यहाँ पे ये निश्चित है नहीं, ये किसी की बात की जा रही है। तो Did you ask anybody to come? क्या आपने किसी को आने के लिए कहा? नेक्स्ट देखें, What is everybody's business is nobody's business, यानी हर किसी का व्यवसाय क्या है, किसी का व्यवसाय नहीं है। What is everybody's business is nobody's business, यानी हर किसी का, What is everybody's business, यानी हर किसी का व्यवसाय क्या है, किसी का व्यवसाय नहीं है। His words are in everyone's mouth, His words are in everyone's mouth, यानी उनकी बातें हर किसी के ज़ुबान में होती है। His words are in everyone's mouth, उनकी बातें हर किसी के ज़ुबान में होती है। आगे देखें, all these pronouns in italics refer to person or thing in a general way, यानी जो भी आपको all, some, everybody, nobody ये सब किया गया है, पर्सन और थिंग हो, ठीक है, पर्सन हो चाहे थिंग हो, इन जनरल वे, उनको एक जनरल वे में यूज़ किया गया है, यानी किसी निश्चित के लिए यूज़ नहीं किया गया है, सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं किया गया है। दे आर देयरफॉर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसलिए हम इसे इंडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखें, मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स में आल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, यानी इन शब्दों को एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल टेक यू देयर वन डे, मैं तुम्हें एक दिन वहाँ ले चलूँगा। आई विल टेक यू देयर वन डे, अब यहाँ पे देखिए वन डे, अब वन का यूज़ यहाँ पे डे के साथ किया गया है, तो अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। ओके,
अब ये प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे, तो जब एज ए सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पे रहेगा तब ये प्रोनाउन का यूज़ होगा। और यहाँ पे वन डे यानी डे की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, एक दिन, तो आई विल टेक यू देयर वन डे, तो वन का यूज़ यहाँ पे जो किया गया है, मैं तुम्हें एक दिन वहाँ ले चलूँगा, तो वन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। अब देखें, एनी फूल कैन डू दैट, यानी कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है। एनी फूल कैन डू दैट, कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है। तो एनी फूल यानी फूल की विशेषता बताई जा रही है कि कोई भी मूर्ख, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है एनी को। ही इज़ ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ओके, यानी वह कुछ शब्दों का आदमी है। ही इज़ ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो फ्यू यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। सम मिल्क वाज स्पिल्ड, यानी कुछ दूध गिरा था, ओके, तो सम मिल्क यहाँ पे सम का यूज़ एज ए एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, everyone, anyone, each, etc. The pronoun he or she is used according to the context, यानी इसके साथ he या she का यूज़ वो सेंस के अनुसार किया जाएगा। जैसे I shall be glad to help everyone to my boys in his studies। तो इसे देखें, आई शैल बी ग्लैड, यानी मुझे अपने सभी लड़कों की पढ़ाई में मदद करने में खुशी होगी। तो आई शैल बी ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है खुश, टू हेल्प, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन टू माय बॉयज़ इन हिज स्टडीज़, यानी मुझे अपने सभी लड़कों की पढ़ाई में मदद करने में खुशी होगी। तो अब यहाँ पे बॉयज़ है, तो यहाँ पे आप हिज का यूज़ करेंगे। एवरीवन ऑफ माय बॉयज़, तो लड़कों के लिए आ रहा है, एवरीवन ऑफ माय बॉयज़, तो यहाँ पे आप हिज का यूज़ करेंगे। नन दैट टुडे इट इज़ मोर यूजफुल टू यूज़ ए प्लूरल प्रोनाउन दे, देयर, दे, देम, देयर, एक्सेप्ट इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश। Note that today it is more usual to use a plural pronoun। अब यहाँ पे देखिए, anybody can do it if they try। यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर फिर से देखें, note that today it is more usual, ये अधिक यूजुअल है, सामान्य है, to use a plural pronoun, plural pronoun का यूज़ किया जाता है। they, their, दे, देम, देयर का यूज़ एक्सेप्ट इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश, बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एनीबडी कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है। इफ़ दे ट्राई, यदि वे प्रयास करें, तो यहाँ पे किसी के लिए यदि वे प्रयास करें, यानी प्लूरल के सेंस में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो दे का यूज़ करेंगे। ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर, उनमें से ईच यानी प्रत्येक का अपना वो शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोग हैं, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे अपना के लिए देयर का यूज़ किया गया है। आगे देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स होता है विभाग सूचक। क्या होता है? विभाग सूचक सर्वनाम या वितरण सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक या वितरण सूचक, यानी अलग अलग वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अलग अलग
विभाग सूचक या वितरण सूचक। ओके, इसमें क्या क्या आता है, ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ईच ऑफ द बॉयज गेट ए प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज गेट ए प्राइज, यानी प्रत्येक लड़के जो है वो एक पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तो ईच ऑफ द बॉयज़, अब ईच ऑफ, अभी यहाँ पे एक फार्मूला आप और जान लें कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ईच ऑफ के बाद यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो इसको सिंगुलर में यूज़ करेंगे हम। तो ईच ऑफ द बॉयज़ गेट ए प्राइज़ नहीं होगा, तो गेट्स ए प्राइज़ किया जाएगा। ओके, ईच टुक इट इन टर्न। हाँ, ईच टुक इट इन टर्न, यानी प्रत्येक ने इसे बारी बारी से लिया। ईच टुक इट इन टर्न, टर्न यानी बारी बारी से, अपना टर्न जब आया तो ईच टुक इट इन टर्न, यानी प्रत्येक ने इसे बारी बारी से लिया। ओके, आगे देखें, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, यानी इनमें से प्रत्येक सड़क रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। लीड्स टू मतलब होता है की ओर जाना। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज रोड्स, अब आइदर ऑफ मतलब या तो आइदर ऑफ के बाद भी जो भी यहाँ पे वर्ब आएगा वो सिंगुलर में यूज़ किया जाएगा। और लीड टू नहीं होगा। एग्ज़ाम में क्या देगा, ऐसे देगा, लीड टू रेलवे स्टेशन। आइदर ऑफ दीज रोड्स देगा लीड टू रेलवे स्टेशन, तो लीड टू ये रॉन्ग होगा, यहाँ पे लीड्स टू किया जाएगा, क्योंकि आइदर ऑफ और ईच ऑफ के बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। ओके, तो आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, तो लीड नहीं होगा, लीड्स होगा। इसे ध्यान में रखें कि आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। ओके, ऐसा एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, इम्पॉर्टेंट है रूल। नेक्स्ट, आइदर ऑफ यू कैन डू, यानी आप में से कोई भी कर सकता है। आइदर ऑफ यू, अब यहाँ पे आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ जो होता है वो दो व्यक्तियों के लिए ये पॉजिटिव में होता है, और नाइदर ऑफ दो व्यक्तियों के लिए ये नेगेटिव में होता है। ओके, और नन का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंस। ओके, और आइदर ऑफ पॉजिटिव के लिए होता है और ये नेगेटिव के लिए होता है नाइदर ऑफ। और दो, आइदर ऑफ दो के लिए होता है और नाइदर ऑफ भी दो के लिए होता है, और नन मोर देन वन। ओके, तो इसे देखें, आइदर ऑफ यू कैन गो, यानी आप में से कोई भी, आइदर ऑफ यू कैन गो, आप में से कोई भी जा सकता है। तो आइदर ऑफ यू कैन गो। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, यानी कोई भी आरोप सही नहीं है। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस, अब यहाँ पे नाइदर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। एग्ज़ाम में आपको आर दे दिया जाएगा, तो नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस आर ट्रू नहीं होगा। तो इसके बाद आपको बताया कि वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा,
तो नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू होगा, आर ट्रू नहीं होगा, आर ट्रू नहीं होगा। सिंगुलर का यूज़ किया जाता है। यानी एक्यूजेशन यानी आरोप, यानी कोई भी आरोप सही नहीं है। आगे देखें, ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है बिकॉज दे आर रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स, क्योंकि ये पर्सन और थिंग को रेफर करते हैं वन एट ए टाइम। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑलवेज सिंगुलर, इनको सिंगुलर में यूज़ करते हैं। एंड एज सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इसका जो वर्ब का यूज़ करते हैं वो सिंगुलर में यूज़ करते हैं, ऊपर आपको बताया गया। आगे देखें, ईच इज़ यूज्ड टू डिनोट एवरीवन ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग टेकन सिंगली। यानी ईच का यूज़ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, आइदर मीन्स, यहाँ पे देखें, आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू। नाइदर मीन्स ये पॉजिटिव के लिए होता है। नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ टू, मतलब न तो ये न तो वो। इट इज़ नेगेटिव ऑफ आइदर। यहाँ पे आपको ऊपर बताया गया कि आइदर जो होता है वो पॉजिटिव के सेंस में होता है और नाइदर जो होता है वो नेगेटिव के लिए होता है। आइदर मीन्स होता है या तो, और नाइदर मीन्स होता है न तो। ओके, तो यहाँ पे देखें, हेंस, अतः, मीन्स अतः या इसलिए, आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। अभी आपको बताए कि यह दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए आइदर और नाइदर का यूज़ किया जाता है। आइदर वो पॉजिटिव के लिए होता है और नाइदर नेगेटिव सेंस के लिए होता है। व्हेन मोर देन टू आर स्पोकन, जब दो से अधिक का यूज़ के लिए हम बात करते हैं तो ऑफ एनी या नो वन या नन शुड बी यूज्ड, तो हम नन का यूज़ या एनी का यूज़ या नो वन का यूज़ करते हैं। द पोजिशन ऑफ द प्रोनाउन ईच शुड बी नोटिस्ड, इट मे हैव 3 पोजिशंस। आप इसका पोजीशन देखें, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए रिवार्ड। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड, यानी पुरुषों में से प्रत्येक को एक इनाम मिला। ईच ऑफ द मैन यानी पुरुषों में से प्रत्येक को रिसीव्ड अ रिवार्ड, एक पुरस्कार मिला, एक इनाम मिला। ईच ऑफ दीज हॉर्सेस, अब पे थोड़ा लाइट है, आप देखें, ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कास्ट 500 रुपीज़, यानी इनमें से यहाँ पे देखें, यानी इनमें से प्रत्येक घोड़े की कीमत, ईच ऑफ दीज हॉर्सेस, इनमें से प्रत्येक घोड़े की कीमत, कास्ट मीन्स कीमत कितनी है, 5000 रुपीज़, 5000 रुपये है, यानी प्रत्येक घोड़े की कीमत 5000 रुपये है। नेक्स्ट है, आई बॉट ईच ऑफ दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज़। ओके, यानी आई बॉट मैंने ख़रीदा, ईच ऑफ दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज़, इन आमों को 3 रुपये में ख़रीदा। दीज, दूसरा देखिए, दीज मैन रिसीव्ड ईच ए रिवार्ड, यानी इन पुरुषों को एक एक इनाम
मिला। These men received each a reward, यानी इन पुरुषों को एक एक इनाम मिला। Those horses cost each 5,000 rupees. Okay, यानी these horses cost each 5,000 rupees. प्रत्येक घोड़े की कीमत 5,000 रुपये है। These horses cost 5,000 rupees each. तो यहाँ पे इसको अलग अलग पोजीशन में किया जा सकता है। तो these horses cost 5,000 rupees each, या I bought these mangoes for 3 rupees each. आगे देखें, The third order is usual after a numeral. We do not say the men received a reward each, but we say the men received 500 rupees each. In the following sentences, each, either and neither are used as adjectives. Adjective group में यूज़ किए जाते हैं। They are followed by nouns or the singular number. Singular number में यूज़ किए जाते हैं। Each boy took his turn, यानी प्रत्येक लड़के ने अपनी बारी ली। Each boy took his turn. Neither accusation is true, यानी कोई भी दोषारोपण वो सही नहीं है। At either end was a marble statue, यानी दोनों छोर पर संगमरमर की मूर्तियाँ थी। At either end was a marble statue. Here either means each or both. यहाँ पे लिखा हुआ है either means क्या होगा, each or both, मतलब हुआ at either end. At either end मतलब was a marble statue, यानी कि रोड के दोनों छोर पर संगमरमर की मूर्तियाँ थी। रोड के दोनों छोर पर यानी आइदर यानी दोनों, इधर भी थी और इधर भी थी। रोड के दोनों छोर पर संगमरमर की मूर्तियाँ थी। एट आइदर एंड यानी दोनों छोर पर, ठीक है, संगमरमर की मूर्तियाँ थी। आगे देखते हैं। Study the following sentences. The two men hate each other. The two men hate each other, यानी अब यहाँ पे two men यानी दो हैं, तो हम दो के लिए each other का यूज़ करते हैं, इसे भी ध्यान में रखें। एग्ज़ाम में क्या देगा, The two men hate one another दे देगा, one another, ठीक है। तो one another, तो ये जान लीजिए कि जो each other का यूज़ होता है वो दो लोगों के लिए होता है। टू मैंने यहाँ पे लिख दिया गया तो each other का यूज़ होगा। और अगर यहाँ पे थ्री मैन लिखा होता, थ्री मैन हेट, तब each other नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, वन another, ANOTHER। ओके, तो जब यहाँ पे थ्री दिया रहेगा तो यहाँ पे आप वन another का यूज़ कर देंगे, यानी दो से अधिक के लिए वन another का यूज़ किया जाता है, एक दूसरे के लिए। और द टू मैन हेट ईच अदर, यानी दो आदमी एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो यहाँ पे ईच अदर, दो टू मैन है इसलिए हम यहाँ पे ईच अदर का यूज़ करेंगे। दे चीटेड वन अनदर, अब देखिए दे चीटेड, वे एक दूसरे को धोखा दिए, तो दे क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया, तब हम यहाँ पे वन अनदर का यूज़ करेंगे, यानी प्लूरल के लिए यानी दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज़ करेंगे, दो से अधिक के लिए। और दोनों का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए, यानी एक दूसरा, यानी द टू मैन हेट ईच अदर, यानी दो आदमी एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो दोनों का मतलब एक दूसरा होता है, ईच अदर का भी और वन अनदर का भी मतलब एक दूसरा होता है। लेकिन ईच अदर का यूज़ हम दो के लिए करते हैं और वन अनदर का प्रयोग एक
मतलब दो से अधिक के लिए करते हैं। ओके, इफ़ वी एनालाइज देम दे मीन द टू men hate, each hates the other। इन दो आदमी एक दूसरे से each hates one another, यानी प्रत्येक उनमें से वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। they cheated मतलब one cheated another, एक जो है वो दूसरे से घृणा करते हैं। तो each and one really belong to the subject, other and another are objects, but each other and one other had become in practice compound pronouns called reciprocal pronoun। इसे हम reciprocal pronoun कहते हैं, and are rarely separated even by a preposition। इसको preposition द्वारा अलग किया जाता है। Thus we say the brothers quarrel with each other। भाई एक दूसरे से वो झगड़े तो with each other। they all gave evidence against one another, यानी वे एविडेंस यानी साक्ष्य, अगेंस्ट वन अनदर वे एक दूसरे के विरुद्ध वो साक्ष्य दिए। दे ऑल गेव वे सभी एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य दिए। आगे देखें, द वन टाइम रूल दैट ईच अदर शुड बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स। दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज़ होता है, अभी आपको बताएं। और थिंग दो वस्तु रहे या दो व्यक्ति। वन अनदर इज स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, यानी दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज़ किया जाएगा। इज़ नो लॉन्गर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। द थ्री, यहाँ पे देखें, द थ्री ब्रदर्स क्वेरल्ड विद ईच अदर इज़ नाउ एक्सेप्टेड एज इडियोमेटिक। अगर यहाँ पे इसका यूज़ किया गया तो ये इडियोमेटिक सेंस में यूज़ किया गया है। चैप्टर 18 देखें, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव ये संबंध बताता है, यानी इसमें हु, विच, दैट, होम, हुज, वाई, ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हरी हैड जस्ट रिटर्न, हरी तुरंत जो है वो वापस आया था। दूसरा है आई हैव फाउंड द पेन, मैंने कलम पाया। आई लॉस्ट द पेन, मैं कलम खो दिया था। हियर इज़ द बुक, यहाँ एक किताब है। यू लेंट मी द बुक, तुम ये किताब मुझे उधार दे सकते हो, दिए। लेंट मीन्स लेंड का ये सेकेंड फॉर्म है, उधार देना। लेट अस नाउ, अब यहाँ पे देखिए, लेट अस नाउ कंबाइन ईच ऑफ द एबव पेयर्स इनटू वन सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हरी हैड जस्ट रिटर्न, हरी तुरंत वो वापस आया था। अब यहाँ पे दो वाक्य है, एक वाक्य है आई मेट हरी और दूसरा है हरी हैड जस्ट रिटर्न। ओके, अब दोनों को आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे कि आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हु हैड जस्ट रिटर्न, अब यहाँ पे दो सेंटेंस को जब हु से यहाँ पे जोड़ दिया गया तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। यानी अब यहाँ पे हु का मतलब हो गया जो, अब यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं हुआ, हु का मतलब हुआ जो। ओके, तो आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न, मैंने हरी से मिला जो तुरंत वापस आया था। तो यहाँ पे हु क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई, ये पहला वाला दो वाक्य जो थे उसको एक में करके बना दिया गया, वन सेंटेंस। सेकेंड है आई हैव फाउंड द पेन, यहाँ पे देखिए सेकेंड क्या था, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, मैं कलम पाया, मैं कलम खो दिया था। तो आई हैव फाउंड द पेन, मैं कलम पाया,
पाया हूँ, विच आई लास्ट, जिसे मैं खो दिया। तो यहाँ पे विच का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे। मैं कलम पाया हूँ जिसे मैं खो दिया था, तो यहाँ पे विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखें, हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी, यहाँ एक किताब है जो तुम मुझे दिए थे, जो तुम मुझे दिए। तो यहाँ पे दैट मीन्स हो जाएगा जो, तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आगे देखें, let us now let us examine the work done by each of the words who, which, that. The word who is used instead of the noun hurry, यहाँ पे दोबारा हरी हम न लिख करके who का यूज़ किए, ठीक, इसकी अपेक्षा हम who का यूज़ कर किए हैं। It therefore does the work as a pronoun, इसलिए ये किसका वर्क कर रहा है, ये प्रोनाउन का यूज़ कर रहा है। तो द वर्ड हु ज्वाइंस और कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट को हु जोड़ता है। इट रेफर्स डज नॉट वर्क ऑफ अ कंजंक्शन, यहाँ पे दो नाउन को ये जोड़ने का। हाँ, इफ इज इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ ए कंजंक्शन, यहाँ पे ये कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। The word who therefore does double work, the work of a pronoun and also the work of a conjunction। यानी यहाँ पे who का जो यूज़ हुआ है वो दो रूप में यूज़ हुआ है, पहला प्रोनाउन का यूज़ हुआ है और दूसरा एज ए कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है। कंजंक्शन यानी जब दो वर्ड या दो सेंटेंस को जो जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। आगे आपको कंजंक्शन में बताया जाएगा। We might therefore call it a conjunctive pronoun, इसे conjunctive pronoun कहते हैं। It is however called a relative pronoun, इसे हम relative pronoun कहते हैं। Because it refers or relates, carries us back to some noun going before. Here the noun hurry, which is called its antecedent। एंटेसिडेंट मीन्स होता है पूर्ववर्ती, एंटेसिडेंट। अब यहाँ पे एंटेसिडेंट क्या है जरा देखिए, जैसे अब यहाँ पे हु के पहले क्या आया है, हरी, ठीक है, तो इसे हम एंटेसिडेंट कहेंगे हरी को। Let the pupil show why, which and that are also a relative pronoun in the second and third sentence। यहाँ पे देखें, what is the antecedent of which in the second sentence, what is the antecedent of that in the third sentence। तो यहाँ पे देखें, आपको बताएं कि विच के पहले क्या है, पेन है, तो एंटेसिडेंट इसका पेन हो गया। हु के पहले हरी है, एंटेसिडेंट मीन्स होता है पूर्ववर्ती, तो हु के पहले हरी है तो हरी एंटेसिडेंट हो जाएगा। विच के पहले पेन है तो पेन एंटेसिडेंट हो जाएगा। और दैट के पहले यहाँ पे बुक है, ठीक है, तो एंटेसिडेंट हो जाएगा। आगे देखें, forms of the relative pronouns। The relative pronouns who has different forms for accusative and genitive। अब यहाँ पे देखें, यानी who जो होता है इसका नॉमिनेटिव, जेनिटिव और एक्यूजेटिव केस, यानी सिंगुलर हु का यूज़ जो होता है वो सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी होता है। जैसे हम कहें हु इज़ देयर, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। हु आर देयर, हु आर देयर, यानी वहाँ कौन कौन है, यहाँ वहाँ कौन है। तो हु एज ए सब्जेक्ट
इसका यूज़ होता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, यानी जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका जो फॉर्म होता है 3 फॉर्म। द रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, यानी जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे हु, हुज और हुम। ठीक, यानी जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे, जैसे आपको बताया गया ही, हिज, हिम, तो ही सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव इसको बोलते हैं, और जेनेटिव या पजेसिव, इसको जेनेटिव भी कहा जाता है और पजेसिव केस भी कहते हैं, और ये एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव। ओके, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे हिज जो है वो जेनेटिव केस या पजेसिव केस, और हिम जो है आपका एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है। उसी प्रकार से यहाँ पे हु, हुज और हुम। ओके, तो हु जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में यूज़ होता है, और हुज वो पजेसिव केस में यूज़ होता है यानी जेनेटिव केस में, और हुम जो होता है वो एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है। इसे देखें, दिस इज़ द बॉय और गर्ल हु वर्क्स हार्ड। दिस इज़ द बॉय यानी यही वह लड़का है या यही वह लड़की है, हु वर्क्स हार्ड जो कठिन परिश्रम करती है। तो दिस इज़ द बॉय यानी यही वह लड़का है या यही वह लड़की है जो कठिन परिश्रम करती है या करता है। ओके, तो हु यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, यानी नॉमिनेटिव केस में यूज़ किया गया है। अगला देखें, दिस इज़ द बॉय और गर्ल हुज एक्सरसाइज इज़ डन वेल। जिसकी एक्सरसाइज वो अच्छी है, अच्छी से की गई है। तो हुज एक्सरसाइज, तो हुज यहाँ पे ये पजेसिव केस में या और जेनेटिव केस में यूज़ किया गया है। हुज का प्रयोग यहाँ पे पजेसिव केस में या जेनेटिव केस में यूज़ किया गया। यहाँ पे लिखा गया है जेनेटिव या पजेसिव, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखें, दिस इज़ द बॉय whom ऑल प्रेज या हु ऑल प्रेज। यहाँ पे देखिए हु ऑब्लिक whom करके स्टार करके दिया गया है, यानी यहाँ पे हु का भी आप यूज़ कर सकते हैं और whom का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बॉय यही वो लड़का है, whom ऑल प्रेज जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। जिसकी, whom यानी जिसकी, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, या हु ऑल प्रेज जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, यानी दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं। यू आर फ्री। दीज आर द बॉयज़ और गर्ल्स हु वर्क हार्ड। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है, दीज आर द बॉयज़ यही वे लड़के हैं या यही वे लड़कियाँ हैं, हु वर्क हार्ड जो कठिन परिश्रम करते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको ये बताया गया कि हु के हु, हुज, हुम इसके एंटेसिडेंट यानी पहले जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। तो यानी हु के पहले जो एंटेसिडेंट यहाँ पे द बॉय है और द गर्ल है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ओके, जो भी इसके एंटेसिडेंट हैं। और यहाँ पे देखिए दीज आर द बॉयज़, दीज आर द बॉयज़ और गर्ल्स हु वर्क हार्ड जो कठिन परिश्रम करते हैं।
ये वे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो हु के पहले यहाँ पे द बॉयज़ आर द गर्ल्स, एंटेसिडेंट क्या है, ये प्लूरल है। तो वर्क हार्ड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यानी वर्क्स नहीं होगा, इस प्लूरल में यूज़ यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देखिए वर्क्स है, यानी हु के पहले सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस का यूज़ किया गया है। ओके, तो वर्क्स हार्ड यहाँ पे हु के पहले एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो इसलिए वर्क्स हुआ, और यहाँ पे हु के पहले प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर्क लिखा गया है। यानी अगर हु के पहले एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल का यूज़ किया जाएगा। दीज आर द बॉयज़ आर गर्ल्स हुज एक्सरसाइजेज आर डन वेल। ये वो लड़के या लड़कियां हैं जिसकी एक्सरसाइज वो डन वेल अच्छी तरीके से है की गई हैं। तो हुज एक्सरसाइज, अब यहाँ पर हुज के पहले प्लूरल है तो आप यहाँ पे देखिए आर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखें, दीज आर द बॉयज़ आर गर्ल्स हुम ऑल प्रेज। ये वही लड़के या लड़कियां हैं जिनकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे हुम का भी आप यूज़ कर सकते हैं और हु का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट विल बी नोटिस्ड दैट द फॉर्म्स आर द सेम फॉर सिंगुलर आर प्लूरल, मैस्कुलिन आर फेमिनिन। यानी मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, सबके लिए यूज़ किया गया है। द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस, यानी विच का प्रयोग नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव, यहाँ पे आप देखें नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव मीन्स होता है ऑब्जेक्टिव केस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ विच का जो यूज़ किया जाता है यहाँ पे यानी द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म ऑफ द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस, दोनों सेम ही होता है। नॉमिनेटिव में भी वही होता है यानी सब्जेक्टिव केस में, और एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस में। तो दिस इज़ द हाउस, यही वह घर है, विच बिलोंग्स टू माई अंकल, जिसमें मेरे अंकल रहते हैं। यानी जिनसे ये बिलोंग मतलब संबंधित होना, जिनसे मेरे चाचा घर संबंधित है। यानी दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल, यानी मेरे अंकल का है। दिस इज़ द हाउस विच माई अंकल बिल्ट कास्ट हिम 3,50,000। यानी यही वह घर है जिसकी, दिस इज़ द हाउस विच, द घर विच माई अंकल बिल्ट, जिसे मेरे अंकल ने इसे बनवाए, इसका कास्ट 3,50,000 रुपये हुआ। तो द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ नो जेनेटिव केस, इसका जेनेटिव केस वो नहीं होता है। ओके, बट हुज इज़ यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफ विच का सब्स्टिट्यूट होता है। ए ट्राइंगल हुज 3 साइड्स, ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, ठीक है। 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी इसके जो तीनों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। आगे देखें, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज़ द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल and in the nominative and accusative it has no genitive case, इसका genitive case नहीं होता है। ये relative pronoun के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखें, he that is content is rich। तो ही दैट कंटेंट इज रिच, यहाँ पे दैट का यूज सिंगुलर के लिए किया गया है। दे दैट टच पिच विल बी डिफाइल्ड, यानी वे जो पिच को छुएंगे वे डिफाइल यानी अशुद्ध हो जाएंगे।
टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, यहाँ पे दे वे जो, तो दे यहाँ पे देखिए प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए भी दैट का यूज़ किया गया है। ही सिंगुलर है तो इसके लिए भी जो के लिए दैट का यूज़ किया गया है। यानी ही दैट इज़ कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मीन्स होता है संतुष्ट, वह जो संतुष्ट है, इज़ रिच वे धनी है। कॉन्टेंट मीन्स होता है संतुष्ट, यानी वह जो संतुष्ट है वो धनी है। दे दूसरा है दे दैट टच पिच विल बी डिफाइल्ड, वे जो पिच को छुएंगे वे अशुद्ध हो जाएंगे। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, यानी कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद है। टेक एनीथिंग, कुछ भी ले लो, दैट यू लाइक, जो, दैट मीन्स यहाँ पे जो तुम्हें पसंद है। द रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज़ यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर, यानी जो व्हाट है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। एंड हैज़ द सेम फॉर्म इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, यानी नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव के रूप में ये यूज़ किया जाता है। जैसे व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ नॉट क्लियर, यानी क्या हुआ यह स्पष्ट नहीं है। व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ, इज़ नॉट क्लियर, वह स्पष्ट नहीं है। आई से व्हाट आई मीन, मैं कहता हूँ कि मेरा क्या मतलब है। आई मीन ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, यानी उसने जो प्रयास किया उसमें वह असफल रहा। ही फेल्ड इन, यानी उसमें ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, वह असफल हुआ, यानी उसने जो प्रयास किया उसमें वह असफल रहा। व्हाट इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, यानी जिसमें वह उसने जो प्रयास किया उसमें वह असफल रहा। आगे देख लीजिए, यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस एज ए जनरल रूल हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, यानी हु का जो प्रयोग होता है वह सिर्फ व्यक्तियों के लिए होता है, वस्तुओं के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है। इट में रेफर टू अ सिंगुलर आर अ प्लूरल नाउन, यानी हु का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी होता है। द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड, ओके, यानी द मैन, आदमी जो ईमानदार होते हैं उन पर जो है वो विश्वास किया जाता है। ट्रस्ट यानी विश्वास करना, इस ट्रस्टेड उन पर विश्वास, ट्रस्टेड उन पर विश्वास किया जाता है। हाँ, जो ईमानदार होते हैं उन पर विश्वास किया जाता है। ब्लेस्ड इज़ ही हु हैज़ फाउंड हिज वर्क, यानी धन्य है वह जिसने अपना काम पाया है। ब्लेस्ड इज़ ही, धन्य है वह, हु हैज़ फाउंड हिज वर्क, जिसने अपना काम पाया है। ही प्रेथ बेस्ट हु लव्थ बेस्ट, प्रेथ मतलब हुआ प्रेज, ये ओल्ड स्टाइल में लिखा गया है। प्रेथ यानी प्रेज और लव्थ यानी लव्स, ओके, यानी ही प्रेज बेस्ट हु लव्स बेस्ट, यानी वह सबसे अच्छी प्रार्थना करता है जो सबसे अच्छा प्यार करता है। वो सबसे अच्छी प्रार्थना करता है जो सबसे अच्छा प्यार करता है। आगे देखिए, ही हु हेजिटेट्स इज़ लॉस्ट, जो हिचकिचाता है वो खोता है। हेजिटेट मीन्स होता है हिचकिचाना, यानी जो हिचकिचाता है वह खोता है। दे नेवर फेल हु डाई इन ए ग्रेट कॉज, हाँ, दे नेवर फेल हु डाई इन ए ग्रेट काज, वे कभी असफल नहीं होते जो एक महान कारण में मर जाते हैं। दे नेवर फेल, वे कभी असफल नहीं होते हैं, हु डाई इन ए ग्रेट काज, जो महान कारण में मर जाते हैं। दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट बी, वे गुलाम है जो बनने की हिम्मत नहीं करते। वे गुलाम है जो, दे आर स्लेव्स, वे स्लेव मतलब होता है गुलाम, वे गुलाम है,
हु डेयर नॉट बी, डेयर मीन्स होता है साहस करना, हिम्मत करना, यानी वे गुलाम है जो कोई बनने की हिम्मत नहीं करते, कुछ बनने की साहस नहीं करते, वे गुलाम हैं। इन द राइट विद 2 or 3, यह वह प्रश्न है। इन द राइट यानी इन द राइट विद 2 or 3, यानी 2 या 3 के साथ दाईं ओर। इन द राइट विद 2 or 3, यानी 2 या 3 के साथ दाईं ओर। हु इज समटाइम्स यूज्ड इन रेफरिंग टू एनिमल्स, हु का यूज़ कभी कभी वो एनिमल के लिए भी होता है। आप देखें हुज द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ हु जो है पॉजेसिव फॉर्म ऑफ हु है, आपको पहले बताया गया। इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड सो एंड आल्सो थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी हुज का यूज़ पर्सन व्यक्ति के लिए होता है, एनिमल जानवरों के लिए होता है, एंड आल्सो थिंग्स विदाउट लाइफ। थिंग्स विदाउट लाइफ मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। जैसे द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज रिगार्डेड बाय सम पीपल एज ए गॉड। हाँ, यानी द सन यानी सूरज, हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ, जिसकी किरणें पृथ्वी को जीवन देती हैं, इज़ रिगार्डेड माना जाता है, बाई सम पर्सन एज ए गॉड, उनको कुछ व्यक्ति के द्वारा भगवान के रूप में माना जाता है। दिस इज़ द क्वेश्चन, यह प्रश्न है, हुज सोल्यूशन हैज़ बैफल्ड फिलोसफर्स ऑफ ऑल एजेस, यानी यह वह प्रश्न है जिसके समाधान ने सभी युगों के दार्शनिकों को चकित कर दिया है। दिस इज़ द क्वेश्चन, यह वह प्रश्न है, हुज सोल्यूशन यानी जिसके समाधान ने हैज़ बैफल्ड फिलोसफर्स ऑफ ऑल एजेस, जिसके समाधान ने सभी युगों के दार्शनिकों को चकित कर दिया है। बैफल्ड मीन्स होता है चकित कर देना। आगे है मोर प्रॉपरली, दिस इज़ द क्वेश्चन द सोल्यूशन ऑफ विच हैज़ बैफल्ड फिलोसफर ऑफ ऑल एजेस। तो इस प्रकार से ये अब यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।